दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस चुनाव का जो पहला चरण है मतदान का, वो 19 तारीख है। यानी 9-10 दिन अभी बाकी है। लेकिन अगर आप चुनाव के परिदृश्य को देखें तो जितना सतहीकरण हुआ है, महत्वहीन किया गया है मुद्दों को, अनर्गल प्रलाप हो रहे हैं, शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, और जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस समय समाज की, मुल्क के लोगों की, हाल के बड़े बड़े हादसों और घटनाओं की, रहस्य घाटनों की, वो सब पर्दे के पीछे, सब बेवजह, यूं कहा जाए कि ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल पर्दे से बाहर कर दिया गया है। तो जो मंच पर दिखाई दे रहा है, जो मंच सज्जा है इस चुनाव की, उसमें उन मुद्दों को आने ही नहीं दिया जा रहा है। आपने सुना हाल के दिनों में कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सीरियस डिबेट टेलीविजन पर? अखबारों में ही अब कितना छप रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स ही कितना बोल पा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी, आम आदमी पार्टी को छोड़कर। क्योंकि आम आदमी पार्टी के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा रोल है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर एक पार्टी विशेष को देने वाले फंड, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, उसको जो फंड देने वाले लोग थे, उसमें से एक सज्जन जो है वो गवाह बन गए। 8-9 बार नहीं बने, आखिरी बार बन गए, और उनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जो मसले उछाले जा रहे हैं, जिस तरह के मसले उछाले जा रहे हैं, अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक मसला उछाला गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी वो तमिलनाडु के दौरे पर गए, जब भी साउथ में और कहीं गए, उन्होंने हमेशा कच्चा तीऊ का मामला उठाया कि बताइए, भारत की जमीन जो है श्रीलंका को दे दी गई कांग्रेस हुकूमत के दौरान। और ये करुणानिधि को मालूम था, तत्कालीन जो नेता थे डीएमके के, चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के पिताजी, उनकी जानकारी में ये सब हुआ। तो एक तरह से डीएमके की पॉलिटिक्स को क्वेश्चन करने के लिए वो ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कितने साल बाद उठा रहे हैं, और उसका क्या महत्व है आज की तारीख में? अब कोई बांग्लादेश को जो जमीन गई भारत की 3 बीघा, उसके बारे में भी कोई सवाल उठा सकता है। तो ये तो अनर्गल है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि मुस्लिम लीग का मामला, अब जैसे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग की बू आती है या उसकी छाप है। अब किस तरह छाप है, उन्होंने एक वाक्य भी नहीं बताया, एक सेंटेंस भी, एक फैक्ट भी उन्होंने नहीं गिनाया कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप कैसे है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं अपने देश में कि मुस्लिम लीग जो आजादी के पहले वाली पार्टी थी, उस पार्टी का रिश्ता कांग्रेस से नहीं बल्कि हिंदुत्ववादी संगठनों से था। जी हां, बीजेपी के जो पूर्वज हैं, राजनीतिक पूर्वज की बात कर रहा हूं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनको अपना आदर्श पुरुष, प्रतीक पुरुष बल्कि मानती है बीजेपी। वो जनसंघ के संस्थापक, इसके पहले वो हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। तो उनके कार्यकाल में जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत के 3 सूबों में सरकार बनाई। एक सूबा बंगाल था, जहां स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे। दूसरा सिंध था, जो अब पाकिस्तान में है। और तीसरा जो स्टेट था, वो नॉर्थ वेस्टर्न, जो प्रोविंशियल स्टेट वहां का है, जो पाकिस्तान में अब पड़ता है, वो था फ्रंटियर स्टेट। ये 3 स्टेट में हिंदुत्ववादियों की सरकार मुस्लिम लीग के साथ थी। अब कितने लोगों को मालूम है, आम आदमी को बेचारा वो कहां से पढ़ेगा। लेकिन चला दिया गया कि मुस्लिम लीग की छाप है इस डॉक्यूमेंट पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। अब लोग तो इसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। अब देश के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं, और नड्डा जी कह रहे हैं,
बीजेपी का हर बच्चा बच्चा कह रहा है गांव में घूमकर, तहसील पे, चाय की दुकान पे, शहर में, कस्बे में, महानगर में, मॉल में, टेलीविजन चैनलों पर। तो जब कह रहा है तो फिर तो बात बहुत सारे लोग मानेंगे। चलो, सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ तो मानेंगे। कौन इतिहास को तलाशेगा कि इतिहास में कब क्या हुआ? तो ये मुझे लगता है कि ये एक योजना के तहत हो रहा है। चाहे साउथ जाने पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिस तरह से जो इश्यूज उठा रहे हैं उनका मसला देखा जाए, या वो नॉर्थ में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जो सलूक कर रहे हैं उसको देखा जाए। आम आदमी पार्टी के तो सारे नेताओं को उन्होंने, लगभग जितने टॉप लीडर हैं, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह तो जेल में थे ही, अब वो रिहा हुए हैं, इन सबको तो जेल में कर दिया था। अच्छा, जिस घोटाले के नाम पर किया वो पुराना है, तो चुनाव से पहले कभी नहीं किया। चुनाव से पहले केवल 3 लोगों को किया था, लेकिन केजरीवाल को ऐन मौके पर किया ताकि वो कैंपेन न कर सकें। ये बिल्कुल साफ बात है। तो ये मुझे लगता है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कह रही है कि वो 400 सीट एनडीए के लिए लाएगी, बार बार कह रही है कि 370 सीट लाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, इन्हें अपने लिए, लेकिन सच यह है कि वो कहीं न कहीं से हिली हुई सी है। जो घटनाक्रम हो रहे हैं नॉर्थ में वो उसके बहुत मनोनुकूल नहीं है। नॉर्थ में वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन दोस्तों मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी गया था और मैंने देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। अगर क्षेत्रीय दल बसपा और सपा और कुछ निर्दलीय अगर ये एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट पुटअप न करें, या अगर पुटअप किए हों तो वो आखिरी दम तक उनको जारी रखें कैंडिडेट के रूप में, ऐसे कैंडिडेट जो बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने वाले हों, तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अदरवाइज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की दाल गलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई बनाई जा रही है, धारणाओं का धारणाएं फैलाई जा रही हैं और उन धारणाओं को सच का आवरण पहनाया जा रहा है। जैसे इस वक्त राइट विंग के जितने स्तंभकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, अंग्रेजी के खासकर, वो कॉलम पर कॉलम लिखे जा रहे हैं कि कैसे इस बार मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दक्षिण भारत में अपनी जीत का डंका पीटने जा रही है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी हार्टलैंड में घूमते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में। मैं तो कहता हूं बिहार में घूमने वाले एक सज्जन है जो बिहार में घूमते ही रहते हैं अभी कई कई महीनों से। पहले वो चुनाव रणनीति बनाते थे अलग अलग पार्टियों के लिए, न जाने कितनी पार्टियों के लिए बना चुके हैं, कई बार सक्सेसफुल हुए, कई बार फेल भी किए। एक बार तो कांग्रेस के लिए ही बना रहे थे उत्तर प्रदेश में और बुरी तरह फेल कर गए। अब वो कह रहे हैं बिना साउथ मूव किए हुए, साउथ गए होंगे तो कभी सेमिनार वेमिनार में गए होंगे, लेकिन वो साउथ के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वहां तो बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है इस बार, पहले की तरह नहीं। पहले वो अधिकतम 47 सीट पाती थी, कभी 50 तक नहीं पार की, लेकिन इस बार वो अच्छी सीटें लाने जा रही है, वो कह रहे हैं साहब। अब मीडिया के जरिए खूब प्रचारित किया जा रहा है ऐसे लोगों को, ताकि भारतीय जनता पार्टी माहौल में इस तरह से लोगों के बीच ऐसा धारणाएं बना दे, ये परसेप्शन बना दे कि बीजेपी इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह अखिल भारतीय पार्टी वाकई बन गई है। पहले उसको कर्नाटक के अलावा साउथ में कहीं खास कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार वह एक अजीब तरह के अभियान में जुटी हुई है अंग्रेजी मीडिया द्वारा, अंग्रेजी मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए और भविष्यवक्ताओं के जरिए, स्वघोषित भविष्यवक्ताओं के जरिए, कि साहब साउथ में तो किला फतह करने जा रही है बीजेपी। अब इसके पीछे दोस्तों क्या योजना है? क्योंकि मैंने देखा है टेलीविजन चैनलों पर जब मैं रेगुलर गेस्ट के रूप में जाता था कि कई जगह जहां कुछ खास किया जाना होता था या करने की योजना होती थी,
तो उसके बारे में प्रेडिक्शन करने वाले पोलस्टार्स जो हैं और जो टीवी के रिपोर्टर हैं, टीवी के जो एंकर हैं, उनके जरिए ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि जो वो कह रहे हैं वो सच हो जाए। और सच को घटित होने के लिए बहुत सारे तिकड़म किए जाते थे और वो तिकड़म वाकई सच हो जाता था। तो कहा जाता था वो टेलीविजन वालों ने तो पहले ही कह दिया था। तो पता नहीं इस बार वैसा ही कुछ होने जा रहा है या नहीं, क्योंकि अपने देश का जिस तरह का इलेक्शन कमीशन है उसमें निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र ढंग का चुनाव कराना, इस बार तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। इस बार किसी को भरोसा नहीं है बीजेपी के अलावा कि ये न्यूट्रल अंपायर के रूप में काम करेगा इलेक्शन कमीशन। तो एक बहुत बड़ा संकट है दोस्तों। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को, कभी मुस्लिम लीग की छाप बताई जा रही है, लेकिन असल बात तो यह है कि उस डॉक्यूमेंट में, उस मैनिफेस्टो में सोशल जस्टिस के जो इश्यूज हैं वो इतने प्रोमिनेंटली आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, आदिवासियों, ओबीसी के बीच में मैनिफेस्टो के सबसे अहम जो पहलू हैं उनको प्रचारित होने ही नहीं देना चाहती, ताकि टीवी में कोई कहे कि जातिवार जनगणना की बात की गई है, 50% रिजर्वेशन का जो सीमा है उसको तोड़ने की बात की गई है, ओबीसी के लिए बहुत बड़े बड़े मसलों को उस मैनिफेस्टो में लिखा गया है, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए बहुत सारे नए नए कानून बनाने की बात है। ये चीजें प्रचारित ना हो उसके पहले ही उस मैनिफेस्टो पर हमला कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं यही मुद्दा आज उठाना चाहता था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी धारणाओं के संघर्ष में आगे दिखाई दे रही है। वो धारणा बना रही है अपने पक्ष में और वो किसी कीमत पर अपने विरुद्ध जो मुद्दे जाने वाले हैं समाज के अंदर, जिससे समाज आहत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का, महंगाई हो, भयानक बेरोजगारी हो, टकराव हो, इन मुद्दों पर चुनाव होने ही नहीं देना चाहती है बीजेपी। इसलिए उसके नेता इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करते और विपक्ष जब बात करता है तो वो देश के टेलीविजन चैनलों पर, देश के बड़े अखबारों में वो उसकी ध्वनि नहीं होती, उसकी कोई अनगूंज नहीं होती। तो ये चुनाव विचित्र स्थिति में लड़ा जा रहा है कि बीजेपी अपनी इच्छानुसार मुद्दे थोप रही है और विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट नहीं बन रहे हैं। देखिए चुनाव में क्या होता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।